जय हिंद दोस्तों। आज हम रिवीजन सीरीज में प्रोटिस्टा और मोनेरा जगत के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण की वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहते हैं। जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण पद्धति को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीस के किस विद्वान ने सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण का प्रयास किया था। हिप्पोक्रेटस, डिमोक्रिटस, 1 और 2 अरस्तु। तो ये प्रयास हिप्पोक्रेटस और डिमोक्रिटस दोनों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसने छोटे जंतु समूह को कालिया प्रेटा तथा डिप्टेरा नाम दिया। यह नाम हमारे अरस्तु साहब ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थियोफ्रेस्टस किसका शिष्य था। थियोफ्रेस्टस अरस्तु का शिष्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, हिस्टोरिया प्लानेटेरम जिसमें लगभग 480 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया गया है, इसकी रचना किसने की है। हिस्टोरिया प्लानेटेरम पुस्तक की रचना थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया है, जिसमें लगभग 480 प्रकार के पौधों का वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेचुरालिस हिस्टोरिया किसकी पुस्तक है जिसमें 1000 पादप प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। यह पुस्तक प्लिनी द एल्डर का है। यह पुस्तक किसका है, प्लिनी द एल्डर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, ऐसे प्रकृति वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग पहली बार किया तथा जाति और वंश में अंतर स्पष्ट किया। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्लिनी द एल्डर, कैरोलस लीनियस, अर्नेस्ट हेकल और जॉन रे। तो इसका सही जवाब है जॉन रे। इन्होंने ही जाति शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। इससे संबंधित देखते हैं, नीचे कुछ की पॉइंट दिया गया है। जॉन रे ने भी हिस्टोरिया प्लानेटेरम नामक किताब लिखा था जो थियोफ्रेस्टस से अलग था, जिसमें 18,000 से अधिक पादप जंतुओं का विवरण दिया गया है। ठीक, जॉन रे ने भी एक किताब लिखा है जो हिस्टोरिया प्लानेटेरम नामक किताब है। यह किताब थियोफ्रेस्टस से अलग है। जॉन रे ने अपनी किताब में 18,000 से अधिक पादप और जंतुओं का विवरण दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टमा नेचुरी किसकी रचना है। सिस्टमा नेचुरी कैरोलस लीनियस की रचना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जगत को कितने भागों में बांटा। 4, 3, 2, 1। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जगत को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा, जंतु जगत और पादप जगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैरोलस लीनियस ने जंतुओं को कितने उपवर्गों में विभाजित किया है। 5, 4, 6 और 2। तो ये किया गया है 6 उपवर्गों में। तो अब देखते हैं ये 6 उपवर्ग कौन कौन से हैं। ये 6 उपवर्ग है हमारे स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, मत्स्य, कीट और कीड़ों का। ठीक, कैरोलस लीनियस ने जंतुओं को कितने उपवर्गों में विभाजित किया। 6 उपवर्गों में किया। वे कौन कौन से हैं, स्तनधारी हैं, पक्षी है, उभयचर है, मत्स्य है, कीट है और कीड़ों का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, विटकर ने जीवों को कितने जगत में विभाजित किया है। 5, 4, 3, 6। आर.एच. विटकर ने जीवों को 5 जगत में विभाजित किया है। वह कौन कौन सा जगत है, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी और एनिमेलिया। इन्हें कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत तथा शारीरिक संगठन के आधार पर विभाजित किया गया है। अगर हमसे पूछा जाए आर.एच. विटकर ने जीवों को कितने जगत में विभाजित किया, 5 जगत में, और वह किस आधार पे किया है, वह किया है कोशिकीय संरचना,
पोषण के स्रोत तथा शारीरिक संगठन के आधार पर आर.एच. विक्टर ने जीव जगत को 5 भागों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइस ने मोनेरा जगत को कितने भागों में विभाजित किया है? वाइस ने मोनेरा जगत को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा? आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जीवों का वर्गीकरण में सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जीवों का वर्गीकरण में सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई कौन सा है? संघ वंश, जगत जाति, विभाग कुल, वर्ग गण। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, जगत और जाति। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया जगत, सबसे छोटा हो गया जाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। जंतु जगत के विभाजन का प्रारंभिक स्तर क्या था? गण, वर्ग, संघ, कुल। जंतु जगत के विभाजन का प्रारंभिक स्तर था हमारा संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जंतु जगत के प्राणियों का विभाजन किन किन उप जगत में किया गया है? प्रोटोजोआ में, मेटाजोआ में, उप प्रोटोजोआ में या 1 और 2? यह विभाजित किया गया है प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, यानी ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों सही है। जंतु जगत के प्राणियों का विभाजन 2 उप जगत में किया गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। तो इन 2 उप जगत की खासियत को, कुछ चीजों को देख लेते हैं। 2 उप जगत में विभाजित किया गया है। पहला है प्रोटोजोआ, यह 1 कोशिकीय है। ठीक है, प्रोटोजोआ जो है 1 कोशिकीय है, मेटाजोआ बहुकोशिकीय है। ये 2 जगत में जो विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला है हमारा, जीवों का द्विनाम पद्धति किसने दिया? जीवों का द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैरोलस, लिनियस, वाइस, अर्नेस्ट हेकल, अरस्तु। जीवों का द्विनाम पद्धति कैरोलस, लिनियस ने दिया है। इसके बारे में नीचे देखते हैं क्या दिया गया है। द्विनाम नामकरण में पहले भाग में वंश का नाम, दूसरे भाग में जाति का नाम। जैसे गेहूं का क्या नाम है? ट्रेटिकम एस्टिवम। उदाहरण के लिए, तो ट्रेटिकम हमारा क्या हो गया? वंश हो गया, और एस्टिवम हमारा क्या है? जाति। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है दोस्तों। अगला है हमारा, 3 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? 3 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? हेकल, कोपलैंड, लिनियस, अरस्तु। 3 जगत वर्गीकरण हेकल ने प्रस्तुत किया था। कौन कौन सा जगत था वो? जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत को जोड़ा गया। ठीक, जंतु और पादप तो पहले से था ही, साथ में प्रोटिस्टा को जोड़ दिया। किसने? हेकल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। 4 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हेकल ने, कोपलैंड ने, लिनियस ने, स्ट्रैबो ने। 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने प्रस्तुत किया है। इसमें कौन कौन सी है देखते हैं। जंतु, पादप, प्रोटिस्टा के साथ में किसे जोड़ दिया गया? मोनेरा जगत को जोड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोनेरा जगत के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? मोनेरा जगत के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? यूकैरियोटिक, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय। मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक को शामिल किया गया है। तो प्रोकैरियोटिक की खास विशेषता क्या है देखते हैं। प्रोकैरियोटिक 1 कोशिकीय जीव है। प्रोकैरियोटिक कौन सा जीव है? प्रोकैरियोटिक 1 कोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में, प्रोटिस्टा कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में या बहुकोशिकीय कोशिकाओं में? तो केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। केंद्रक किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनेरा जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है?
3, 4, 2 और 5 किस किस में किया गया है? 2 जगत में विभाजित किया गया है मोनेरा जगत को। कौन कौन सा है वो? पहला है हमारा आर्की बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, मोनेरा जगत को कौन कौन से विभागों में बांटा गया है? आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वास्तविक जीवाणु किसे कहा जाता है? आर्की बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को, सैनी बैक्टीरिया को, या कोई नहीं? वास्तविक जीवाणु कहा जाता है बैक्टीरिया को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया को किस जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है? पादप जगत, मोनेरा जगत, जंतु जगत, कवक जगत। साइनोबैक्टीरिया को पादप जगत के अंदर शामिल किया गया है। तो इसकी खास विशेषताएं देखते हैं क्या है। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल कहते हैं और यह प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए पादप में इसे रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर, ऑल्टमैन, ल्यूवेनहॉक, विर्चाउ। जीवाणु विज्ञान के जनक हमारे ल्यूवेनहॉक हैं। ठीक, ल्यूवेनहॉक ने 1676 में जीवाणु की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मोनेरा जगत के जीव जनन किस क्रिया से करते हैं? विभाजन से, विखंडन से, बीजाणु से, या तीनों से करते हैं? मोनेरा जगत के जीव जनन जो करते हैं वो तीनों से करते हैं। ठीक है दोस्तों, विभाजन से भी करता है, विखंडन से भी करता है और बीजाणु से भी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मोनेरा जगत के जीव अपना पोषण किस प्रकार करते हैं? क्या ये स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, या प्रकाश संश्लेषण से करते हैं, या तीनों? मोनेरा जगत के जीव तीनों क्रियाएं करती है, वह स्वपोषी भी होती है, परपोषी भी होता है और प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो देखते हैं नीचे क्या दिया गया है दोस्तों, नीलहरित शैवाल क्या है? वह स्वपोषी है क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण करता है और वो मोनेरा जगत में है, जबकि अधिकांश जीव परपोषी होते हैं। ठीक, तथा कुछ जीवाणु रासायनिक और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना पोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टोडाइग्लाइन से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? जीवाणु की कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलकर बना होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एजेटोबैक्टर जीवाणु किस क्षेत्र से अपना पोषण प्राप्त करता है? मृत जीव और पादप से, सूर्य प्रकाश से, जलीय वातावरण से, जीवित जीव से? तो एजेटोबैक्टर जीवाणु मृत जीव और पादप से अपना पोषण प्राप्त करता है। एजेटोबैक्टर मृत पादपों एवं जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम किस प्रकार का जीवाणु है? माइक्रोबैक्टीरियम स्वपोषी है, विषमपोषी है, सहजीवी है, या परपोषी है? माइक्रोबैक्टीरियम या एक सहजीवी प्रकार का जीवाणु है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जीवाणु में जनन किस प्रकार से होता है? लैंगिक, अलैंगिक, 1 और 2, या जनन करते ही नहीं है? जनन तो होता ही होगा। तो हमारा ऑप्शन है अलैंगिक। जीवाणु में जनन अलैंगिक विधि से होता है। अलैंगिक जनन 2 भागों में विभाजित होकर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक है जीवाणु का कोशिका, तो ये क्या होगा, 2 भागों में टूट जाएगा अलग अलग, यही हो गया अलैंगिक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीवाणु समूह मीथेन गैस का निर्माण करता है? साइनोबैक्टीरिया, सल्फोलोबस, हेलोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु जो है मीथेन गैस का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीवाणु समूह अत्यधिक उष्ण और अम्लीय पर्यावरण के लिए अनुकूल है?
ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, सल्फोलोबास, हेलोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम। हमारा ऑप्शन है सल्फोलोबास। यह बैक्टीरिया जो है अत्यधिक उष्ण और अम्लीय पर्यावरण के प्रति बिल्कुल अनुकूल है, वहां पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा जीवाणु समूह अत्यधिक नमक की सांद्रता वाले जल में विकसित होते हैं, लवणीय क्षेत्र में? साइनोबैक्टीरिया, सल्फोलोबास, हेलोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम। हमारा सही जवाब है हेलोबैक्टीरियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु जो तरल माध्यम में रहता है संचलन के लिए किस अंग का प्रयोग करता है? कशाभिका, रोम या पीली, कोशिका झिल्ली या कैप्सूल? तो जीवाणु संचलन के लिए कशाभिका का प्रयोग करता है। ठीक है, जीवाणु के बाह्य परत पर धागे नुमा कशाभिका होता है संचलन के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक जीवाणु है, तो इसके इधर धागा धागा नाम से एक एक कुछ कुछ होता है, इसे ही हम कशाभिका कहते हैं। इसी के माध्यम से वो संचलन करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा जीवाणु करता है? मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम, स्यूडोमोनास। तो ये करता है हमारा राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। कौन करता है दोस्तों? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध से दही बनने के दौरान लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टोज का परिवर्तन किस में करते हैं? दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु जिम्मेदार है, और लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टोज में परिवर्तन किस में करता है? लैक्टोज का परिवर्तन किस में करता है? ग्लूकोज में, लैक्टोज में, कार्बनिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में। लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टोज का परिवर्तन लैक्टिक अम्ल में करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैविक खाद्य उत्पादन किस प्रकार के जीवाणु द्वारा होता है? मिथेनोजेनिक जीवाणु, सल्फोलोबस जीवाणु, हेलोबैक्टीरियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु। ये करता है हमारा मिथेनोजेनिक जीवाणु। ठीक, जैविक खाद्य का उत्पादन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपमार्जक की किस प्रकार के जीवाणु समूह करता है? अपमार्जक जो है, अपमार्जक किस प्रकार के जीवाणु समूह करते हैं? एजोटोबैक्टर समूह, क्लोस्ट्रीडियम समूह, राइजोबियम समूह या स्यूडोमोनास? ये करता है हमारा स्यूडोमोनास। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है, जंतुओं के मल, गिरी हुई पत्तियां, मांस आदि कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन करता है। ये किस किस चीज का अपघटन करता है? यह करता है जंतुओं का मल, जो वनों में पत्तियां गिरी होती है, मांस आदि जितने भी कार्बनिक अपशिष्ट है उन सब का अपघटन करता है। अपघटन करके वो पर्यावरण को शुद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कहें अपमार्जक क्या है? अपमार्जक एक पर्यावरण को शुद्ध करने का तरीका भी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाय कॉफी के उत्पादन के लिए किस जीवाणु समूह का प्रयोग किया जाता है? बैसिलस एजोटोबैक्टर, बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस मेगाथीरियम, बैसिलस स्यूडोमोनास। चाय कॉफी के उपचार के लिए बैसिलस मेगाथीरियम नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसके वजह से क्या होता है, बैसिलस मेगाथीरियम की सहायता से चाय की पत्तियों तथा कॉफी के बीन्स की करवाहट को दूर किया जाता है। किसे दूर किया जाता है? करवाहट को दूर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जीवाणु द्वारा प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है? प्रतिजैविक का निर्माण स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस, स्ट्रेप्टोकोकस थूरियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमोसिस या सभी? प्रतिजैविक का निर्माण सभी जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा जीवाणु फूड पॉइजन के लिए जिम्मेदार है? फूड पॉइजन के लिए कौन जिम्मेदार है? सी बेटुलिनियस, स्टेफाइलोकोकस, माइक्रोबैसिलस। फूड पॉइजन के लिए 1 और 2 ऑप्शन नंबर। ठीक है दोस्तों, सी बेटुलिनियस और स्टेफोफाइलोकस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार है? थायोबैसिलस, माइक्रोबैसिलस, 1 और 2 या मेगाथीरियम। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 कौन कौन? थायोबैसिलस और माइक्रोबैसिलस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ये जीवाणु क्या करता है? मृदा में उपस्थित नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनियम यौगिक को सीधे किसमें? नाइट्रोजन गैस में बदल देता है। इसीलिए ये जीवाणु किसान का दुश्मन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा जीवाणु कोशिका का क्या नाम है? सबसे छोटा जीवाणु कोशिका का नाम माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु में किसे कोमल त्वचा वाला जीव कहा जाता है? ग्राइसस, रिमोसिस, माइकोप्लाज्मा, पॉलीमाइक्सा। जीवों में किसे कोमल त्वचा वाला जीव माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। कोशिका भित्ति नहीं होने की वजह से इसे कोमल त्वचा वाला जीव कहा जाता है। अगर हमसे पूछा जाए माइकोप्लाज्मा को कोमल त्वचा वाला जीव किस वजह से कहा जाता है? कोशिका भित्ति के अभाव में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसे जीवाणु, विषाणु एवं कवक के बीच की कड़ी माना जाता है? ये माना जाता है माइकोप्लाज्मा को। ठीक है दोस्तों, कोशिका भित्ति नहीं होने की वजह से माइकोप्लाज्मा के ऊपर प्रतिजैविक का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं के विभिन्न प्रकारों को 2 प्रमुख प्रकारों में बांटने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? यह टेस्ट है हमारा ग्राम अभिरंजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ग्राम अभिरंजन टेस्ट। ग्राम अभिरंजन टेस्ट का आविष्कार हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम अभिरंजन टेस्ट में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? ग्राम अभिरंजन टेस्ट में क्रिस्टल वायलेट और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस परीक्षण में क्रिस्टल बैंगनी रंग से रंगा जाता है। इस परीक्षण में सबसे पहले जीवाणु समूह को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। ठीक, कोशिका भित्ति के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर कुछ जीवाणु बैंगनी रंग धारण कर लेता है और कुछ रंगहीन रह जाते हैं। ठीक है, और जो बचता है रंगहीन जीवाणु उसमें गुलाबी रंग डाल दिया जाता है, तो वो रंगहीन जीवाणु गुलाबी रंग पकड़ लेता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कौन सा रंग ग्रहण करता है? ग्राम ऋणात्मक जीवाणु गुलाबी रंग ग्रहण करता है। कौन सा रंग? गुलाबी रंग। ठीक है दोस्तों, जो बैंगनी रंग से रंगता है फिर जीवाणु समूह में पुनः गुलाबी रंग डाला जाता है, फिर रंगहीन जीवाणु गुलाबी हो जाता है और बैंगनी हुआ जीवाणु बैंगनी रह जाता है। ठीक, तो ग्राम परीक्षण में क्या किया जाता है? ग्राम अभिरंजन परीक्षण में एक जीवाणु क्रिस्टल रहता है, इसमें पहले बैंगनी रंग को डाला जाता है क्रिस्टल रूप में, तो वो जीवाणु क्या होता है? बैंगनी रंग में रंग जाता है। जो जीवाणु बच जाते हैं रंगने से, उसमें फिर से दोबारा गुलाबी रंग डाला जाता है। गुलाबी रंग डालने से बचा हुआ जीवाणु गुलाबी रंग में रंग जाता है। तो यहाँ पे 2 तरह का आता है, एक ग्राम ऋणात्मक जीवाणु और एक ग्राम धनात्मक जीवाणु। ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कौन सा रंग? गुलाबी रंग धारण करता है और ग्राम धनात्मक जीवाणु बैंगनी रंग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ग्राम धनात्मक जीवाणु किस रंग को धारण करता है? ग्राम धनात्मक जीवाणु बैंगनी रंग धारण करता है। ग्राम अभिरंजन टेस्ट में बैंगनी और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण द्वारा जीवाणुओं को धनात्मक और ऋणात्मक भागों में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील हरित शैवाल किसका संघ है? नील हरित शैवाल जीवाणुओं का संघ है। ठीक, यह प्रकाश संश्लेषण कर स्वयं ऊर्जा का उत्पादन करता है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण कर स्वयं ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन? नील हरित शैवाल जीवाणु। ठीक, तथा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकरण करके धान के फसलों को आंशिक नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है नील हरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नील हरित शैवाल की प्रजाति है? स्पाइरुलिना, एनाबिना, नॉस्टक, ऑसिलेटरिया या सभी? ये सभी जो है हमारे नील हरित शैवाल की प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक यूकेरियोटिक जीव को किस जगत में शामिल किया गया था या किया जाता है? प्रारंभिक यूकेरियोटिक जीव को किस जगत में शामिल किया जाता है? ये क्या जाता है? प्रोटिस्टा जगत में। किसमें? प्रोटिस्टा जगत में। प्रारंभिक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ओके, अधिकांश प्रोटिस्ट एक कोशिकीय, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे शैवाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता? तीनों में से किसी में नहीं किया जाता है। प्रोटिस्टा जगत के सरल कोशिकीय संरचना के कारण तीनों में से किसी जगत में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जल में, आर्द्र भूमि में, जंतुओं व पादपों में, सभी में। प्रोटिस्टा जगत के जीव सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत के जीव जल, आर्द्र भूमि तथा जंतुओं व पादपों के शरीर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट किसे कहते हैं? प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट जंतु संप्रोटिस्ट को कहा जाता है। ठीक है, जंतु संप्रोटिस्ट को रहने के लिए जंतु अथवा आर्द्र भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम निम्न में से किस समूह का है? अमीबा तथा पैरामीशियम जंतु संप्रोटिस्ट समूह का है। ठीक है, अधिकांश जंतु संप्रोटिस्ट विषमपोषी होते हैं। अधिकांश जंतु संप्रोटिस्ट विषमपोषी होते हैं एवं कुछ परजीवी भी। ठीक, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट कहते हैं? पादप संप्रोटिस्ट को हम प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट कहते हैं। पादप संप्रोटिस्ट जल में रहता है तथा इसमें जड़, तना एवं पत्ता नहीं पाया जाता। ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे भूरे एवं नीले हरित शैवाल, यूग्लिना आदि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपघटनी प्रोटिस्ट किसे कहते हैं? अपघटनी प्रोटिस्ट, कवक संप्रोटिस्ट को अपघटनी प्रोटिस्ट कहा जाता है। ये अपना पोषण मृत एवं अपशिष्ट पदार्थों से करता है, इसलिए इसे अपघटनी प्रोटिस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर मोल्ड्स तथा स्लाइम मोल्ड्स निम्न में से किस समूह में पाया जाता है? जंतु संप्रोटिस्ट, पादप संप्रोटिस्ट, कवक संप्रोटिस्ट या 2 और 3? यह पाया जाता है पादप संप्रोटिस्ट और कवक संप्रोटिस्ट में। ये एक कोशिकीय जीव है तथा इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक, ओके दोस्तों, अगला देखते हैं क्या है। चलिए, हमारा प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत में महत्वपूर्ण एमसीक्यू जितने थे उसे हमने एक लाइन में रिवीजन कर लिया है। अगला हम सीरीज इसके आगे वाले जगत को शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।
और इसमें जो भी त्रुटियां हुई हैं बोलने में या लिखने में, इन्हें हम अगले वीडियो में सही करने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इसका लाभ उठाएं।